चलो चैप्टर 3 में लास्ट टाइम हमने कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 देखा था, ठीक है। मतलब कि किन किन चीजों की वजह से, कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 एंड आउटलाइन, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 कैसा था, कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, ठीक है। और कौन से देश में, कौन से देश पर, मतलब एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पर कैसे अटैक किया, वो सब कुछ हम ये आउटलाइन में देखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 एंड आउटलाइन विद द कमेंसमेंट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। कमेंसमेंट मतलब स्टार्टिंग, जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ और वो कंटिन्यू था उस वक्त का तक, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। वर्ल्ड फिर से 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था वैसे ही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरा वर्ल्ड कितने 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था, एलिड नेशंस एंड एक्सिस नेशन। वैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 में भी हो गया, ठीक है। वन साइड वॉज द ग्रुप ऑफ एलिड नेशंस लेड बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस, ऑन द अदर साइड वॉज द ग्रुप ऑफ एक्सिस नेशंस कंप्राइजिंग जर्मनी, इटली एंड जापान। वो हमने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि जर्मनी, इटली और जापान एक साथ हो गए थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्सेलिस ट्रीटी हुई थी उनसे वो लोग सेटिस्फाई नहीं थे, जर्मनी, इटली और जापान। इसलिए वो तीनों क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। और रशिया तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 ही अलग हो गया था, क्योंकि वहां पे क्या चालू हो गया था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 जब कंटिन्यू था उसी वक्त रशिया वहां से अलग हो गया था, ठीक है। तो ये जर्मनी, इटली और जापान का एक ग्रुप, मतलब सिर्फ 3 कंट्री का ग्रुप नहीं होगा, बहुत सारे कंट्रीज का ग्रुप होगा, बट लीड कौन कर रहा था, जर्मनी, इटली एंड जापान। और सेकेंड ग्रुप इंग्लैंड और फ्रांस लीड कर रहा था, बट उसके साथ भी बहुत सारे कंट्रीज होंगे, ठीक है। Besides this, some other factors with war-driven mentality had entered into this. Driven mentality मतलब लोगों के मन में जो गुस्सा भरा था, उसकी वजह से ये वर्ल्ड वॉर 2 और ज्यादा क्या हो गया, घातक, मतलब कि हिंसक हो गया, ठीक है। पहले से ही वर्ल्ड वॉर 1 का गुस्सा था सबके मन में, उसके बाद धीरे धीरे इटली और जापान भी क्या हो गए, लीग ऑफ नेशन से डिससेटिस्फाई हो गए, तो उनके मन में भी क्या हो गया था, गुस्सा भर गया था। जर्मनी तो पहले से ही था ना। जापान अटैक्ड द अमेरिकन नेवी एट पर्ल हार्बर, ठीक है। पर्ल हार्बर उनका एक पोर्ट है, पर्ल हार्बर अमेरिका का क्या है, एक पोर्ट है। तो जापान ने सबसे पहले अमेरिका के पर्ल हार्बर पर क्या किया, अटैक किया, ठीक है। नाउ एज अ रिजल्ट अमेरिका गेव अप ऑन इट्स न्यूट्रल स्टैंड एंड रिटालिएटेड। तब तक अमेरिका है वो वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर नहीं हुआ था। एलिड नेशंस या तो एक्सिस नेशंस, किसी भी ग्रुप में अमेरिका तब तक नहीं था, वो न्यूट्रल था, हम किसी में से नहीं लड़ेंगे, ठीक है। पर फिर भी जापान ने उसके पर्ल हार्बर पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो अब अमेरिका सामने जवाब तो देगा ही, है ना। नाउ इट ज्वाइंड द एलिड नेशंस दस मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर। ऑब्वियसली जापान ने उस पर अटैक किया था, तो जापान के साथ तो जुड़ेगा नहीं, और जापान किस में था, एक्सिस नेशंस में। तो अमेरिका किसके साथ ज्वाइन हो गया, एलिड नेशंस के साथ, जिसकी वजह से एलिड नेशंस क्या हो गए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। हमें पहले से पता है, हमने देखा था आगे चैप्टर नंबर 2 में और चैप्टर नंबर 3 में भी हमने देखा है कि इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका तब सबसे स्ट्रॉन्गर कंट्रीज थे। अकॉर्डिंग टू आर्मी देखो या तो इक्विपमेंट्स देखो, आर्म्स, उसकी में आप देखो तो उस सब में अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस तीनों क्या थे, सबसे स्ट्रॉन्गर थे। तो ऑब्वियसली इंग्लैंड और फ्रांस तो एक साथ ही थे, अब अमेरिका भी उसके साथ ज्वाइन हो गया। दैट मीन्स एलिड नेशंस क्या हो गए, फिर से स्ट्रॉन्ग हो गए। When the war was going on in full swing, America dropped atom bombs on the 2 Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki. क्या लिखा है यहाँ पे, when the war was going on in full swing, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 पूरे एकदम जोश से चल रहा था। एक दूसरी कंट्रीज एक दूसरे पर अटैक करने में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ रही थी,
ठीक है, एकदम फुल स्विंग में था, तब अमेरिका ने जापान की 2 कंट्रीज पर क्या किया, एटम बॉम्ब डाल दिया, हिरोशिमा एंड नागासाकी, इन ऑर्डर टू स्टॉप जापान फ्रॉम मूविंग एनी फर्दर। ऑब्वियसली इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका स्ट्रांग था, तो जापान भी कुछ कम नहीं था। हाँ, इंग्लैंड, फ्रांस एंड अमेरिका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे, पर जापान भी देखे तो कुछ कम नहीं था। ठीक है, तो जापान को और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए स्टॉप, और ज्यादा वो आगे बढ़ रहा था वॉर में। वो चाहे भले ही इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका एकदम स्ट्रांग थे, पर फिर भी जापान, रशिया और जर्मनी और इटली, ये तीनों की मदद से जापान आगे ही बढ़ता जा रहा था। उसे स्टॉप करने के लिए अमेरिका ने क्या किया, उसकी 2 सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी पर एटम बम का अटैक कर दिया। ठीक है, 1,24,000 जापानीज सिटीजन लॉस्ट देयर लाइव्स। उस वक्त 1,24,000 मतलब कितना होता है, सोचो, 1,24,000 जापानीज सिटीजन्स डाइड एंड देयर वाज एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली एटम बम जहां पे गिरेगा वहां पे कुछ भी बाकी रहेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन मतलब दोनों सिटीज पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे। जापान सरेंडर्ड 11 अगस्त 1945 एंड वर्ल्ड वॉर 2 केम टू एन एंड, जिसकी वजह से जापान क्या हो गया, थोड़ा वीक हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा वीक हो गया। सोचो, आपके 2 सबसे बड़े सिटीज हो किसी कंट्री के, उन पर ही अटैक हो जाए तो वो सिटी कितना हो जाएगा, वीक हो जाएगा ना। हमारे इंडिया में मुंबई और दिल्ली सबसे ज्यादा स्ट्रांग और सबसे बड़े सिटीज बोलते हैं हम। ठीक है, अगर उन दोनों पे ही अटैक हो जाए तो 2011 के मुंबई अटैक, वो याद है ना सबको, ताज होटल पर 2011 के मुंबई अटैक सबको याद होगा। 27/11 हाँ, आई नो, 27/11 और होटल मुंबई 2 मूवीज है उस पर। ठीक है, तब सिर्फ हमारे एक ही सिटी में हमला, और वो भी एटम बम अटैक नहीं हुआ था। ठीक है, हाँ, टेररिस्ट अटैक हुआ था। ये जैसा हुआ था वैसा नहीं, ये जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे था उतना तो डिस्ट्रक्टिव था नहीं। ठीक है, फिर भी पूरा कंट्री हिल गया था ना उस वक्त, है। तो सोचो आप 2 सिटीज पूरे ही तबाह हो जाए तो वो कंट्री तो पूरा वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से जापान ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। अब जापान ने सरेंडर कर दिया तो अब जर्मनी और इटली के पास इतना स्ट्रांग फोर्स बचा नहीं, जबकि सामने अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस तीनों एकदम स्ट्रांग थे, जिसकी वजह से एक्सिस नेशंस को फिर से क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। और वर्ल्ड वॉर 2 तब क्या हो गया, एंड हो गया। चलो, इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, इमीडिएट इफेक्ट्स। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद उसकी जो इमीडिएट इफेक्ट्स हुई थी, वो फर्स्ट इकोनॉमिक इफेक्ट्स। ऑब्वियसली किसी भी वॉर के एंड में होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में भी हमने देखा था। ठीक है, इकोनॉमिक इफेक्ट्स मतलब कि फिर से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था कि सारी कंट्रीज इकोनॉमिकली क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। ठीक है, अब धीरे धीरे थोड़ा ऊपर आना शुरू किया था, फिर से क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, फिर से इकोनॉमिकली डाउन। दिस वॉर हैड कॉज्ड हॉरेंडस डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली जितना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं हुआ था उतना वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुआ था। क्यों? क्योंकि तब तक इक्विपमेंट्स भी सारी कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा आ गए थे, और वर्ल्ड वॉर 1 में किसी को एटम बम के बारे में, न्यूक्लियर बम के बारे में पता भी नहीं था। पता था तो उसका यूज कैसे करते हैं वो अभी तक एकदम परफेक्टली पता नहीं था। और वर्ल्ड वॉर 2 में ये सब कुछ आ गया था। तो इन डिस्ट्रक्टिव मोड पर देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 क्या था, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। ठीक है, नाउ ऑल दी इन्वॉल्व नेशंस हैड इनकर्ड ह्यूज एक्सपेंसेस। जितनी भी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 2 में इंक्लूड हुई थी, सबने क्या था, ह्यूज एक्सपेंसेस लॉस किया था, मतलब कि बहुत ज्यादा खर्चा किया था वॉर में। ठीक है, ऑब्वियसली वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है सारी तो उसमें ज्वाइन हुई नहीं होगी, होती है बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जो किसी के साथ भी जुड़ना नहीं चाहती। जैसे सबसे पहले अमेरिका किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, अगर जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं किया होता तो अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में ज्वाइन ही नहीं होता कभी। उसे ज्वाइन होना पड़ा क्योंकि जापान ने उस पर अटैक
किया। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होगी जो वर्ल्ड वॉर 2 में ज्वाइन नहीं हुई थी। ठीक है, तो जो भी, हाँ, इंडिया तब क्या था, तब हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं था, हम इंग्लैंड के अंडर में थे, तब हमें अभी इंडिपेंडेंस मिला नहीं था। तो इंडिया है वो इंग्लैंड की तरफ से वॉर में था, अंडर इंग्लैंड। हमारे ऊपर किसका रूल था, इंग्लैंड के ऊपर था, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड जो बोलेगा वही करना पड़ेगा ना। ठीक है, ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वॉर 2 में ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है, अमेरिका हैड स्पेंट $350 billion and other nations had spent more than $1,000 billion। अमेरिका अकेले ने $350 billion और बाकी सारी कंट्रीज ने मिला के $1,000 billion से भी ज्यादा खर्च किया था। प्रॉपर्टी वर्थ द सेम हैड बीन डिस्ट्रॉयड टू। प्रॉपर्टी वर्थ द सेम हैड बीन डिस्ट्रॉयड टू। सेम प्रॉपर्टी, जितना खर्चा इक्विपमेंट्स में वगैरह में हुआ था उतनी ही सामने प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हुई थी। इंग्लैंड लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी वर्थ 2,000 crore एंड अबाउट जर्मनी वन कांट इमेजिन। 2,000 crore जितनी प्रॉपर्टी इंग्लैंड ने लॉस की थी और जर्मनी का तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हिटलर की जो नीति थी सबको मारो, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। ठीक है, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। आर्म्स एंड एम्यूनिशन मतलब लड़ाकू हथियार। ठीक है, उसको बनाने में ही, उसके प्रोडक्शन में ही सारी कंट्रीज ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। बाकी सारी प्रोडक्शन तो की ही नहीं थी, जैसे और कोई चीजों की जीने के लिए जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो देयर वाज अ स्कार्सिटी ऑफ थिंग्स फॉर बेसिक नीड्स। अभी मैंने बोला ना, जैसे कि दूसरी कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, वैसे सिर्फ आर्म्स एंड आर्म्स, हथियार ही बना रही थी, जिसकी वजह से बेसिक नीड्स क्या हुई, स्कार्सिटी मतलब उसकी थोड़े थोड़े शॉर्टेज होने लगी धीरे धीरे। प्रोडक्शन रिड्यूस्ड, इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड, पीपल वेर स्ट्रगलिंग फॉर लिवलीहुड। ठीक है, ये प्रोडक्शन रिड्यूस, बाकी सारी चीजों का प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, इन्फ्लेशन इंक्रीज, सारी चीजों की कमी होने लगी, जिसकी वजह से लोगों के अंदर लड़ाइयां होने लगी थी। ठीक है, पीपल वेर स्ट्रगलिंग फॉर लाइवलीहुड, जीने के लिए भी लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। देयर वाज स्कार्सिटी ऑफ नेसेसरी गुड्स इन द मार्केट, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल वॉज शैटर्ड एज अ रिजल्ट। ऑब्वियसली जिस चीज की कमी मार्केट में होगी उसकी प्राइस एकदम से बढ़ जाएगी, यस और नो? हमें पता है मार्केट में जो चीज बहुत कम मिलती है उसकी प्राइस धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो ऑब्वियसली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जीने के लिए जो बेसिक नीड्स थी वो सारी कम होने लगी थी, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, एकदम से हाई हो जाएगी। और इकोनॉमी तो पहले से ही डाउन थी, जिसकी वजह से लोग वो बहुत महंगी महंगी चीजें खरीद नहीं पाते थे, है ना। As a result, the nations of the world were pushed into an economic depression. There were major changes in the world politics and economy. Obviously, World War II के बाद जो कंट्रीज हारी होगी वो अपने जो तब उस वक्त की गवर्नमेंट होगी उस पर दोष देगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, तो सारी कंट्रीज में पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में, गवर्नमेंट में सब में क्या आने लगा, चेंज आने लगा। सेकेंड है कम्युनिज्म इन चाइना। चाइना में तब जो कम्युनिटी थी, मतलब जिसका राज था, उसके ऊपर लोग क्या होने लगे, जैसे जर्मनी और इटली में होने लगा था। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है वो हमें नहीं चाहिए, वैसा सेम क्या होने लगा जापान में, और कम्युनिटी बनने लगी अलग अलग। Many nations of the world were impressed by the way Russia had made the fast progress with its communist measures. Obviously, World War I के बाद जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, वो रशिया ने एक एग्जाम्पल सेट किया था पूरे वर्ल्ड के लिए कि अगर आप अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ाई करते हो तो आप जीत भी सकते हो। सेम बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में हुआ था ना। ठीक है, बोल्शेविक और बोल्शेविक के बीच में क्या हुआ था, लड़ाई, मतलब वॉर नहीं हुआ था, वॉर नहीं हुआ था। दो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती है वैसे लड़ाइयां हुई थी, और उसमें कौन जीता था, बोल्शेविक, जो बोल्शेविक ग्रुप था वो जीता था ना।
क्योंकि मोल्शेविक क्या था, माइनॉरिटी ग्रुप था। याद है चैप्टर नंबर 2 बोल्शेविक रिवॉल्यूशन वाला जो टॉपिक था, ठीक है। तो ऐसे कम्युनिटी के हिसाब से, मतलब कि कास्ट के हिसाब से जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें रशिया ने एक एग्जाम्पल प्रोवाइड किया था जो कि गुड नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, पर ऑब्वियसली बुरी चीजें लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है ना, ठीक है। कि अगर इसमें ये लोग सक्सेसफुल हुए तो हम भी होंगे, ठीक है। इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड इसका एग्जाम्पल लेके क्या होने लगा था, एक ही कंट्री में लोग कम्युनिटी में डिवाइड होने लगे थे। चाइना टू वॉज इम्प्रेस्ड, चाइना भी उससे इम्प्रेस हुआ था। जापान had become weak after the Second World War because of Hiroshima and Nagasaki. Under these circumstances, its control over China had receded. मतलब हमने थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 जापान को जो भी चीजें मिली थी इन वर्शलिस ट्रीटी, उससे जापान सेटिस्फाइड नहीं था। तो हमने देखा था कि चाइना के कुछ एरिया जापान ने कवर कर लिए थे, ठीक है। तो यस, प्रोविंसेस, कुछ प्रोविंसेस उसने क्या कर लिए थे, अपने अंडर कर लिए थे जापान ने। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान वीक हो चुका था, तो चाइना को फिर से अपने वो प्रोविंसेस वापस लेने का मौका मिल गया, ठीक है। इसीलिए जापान को वो प्रोविंसेस चाइना को फिर से वापस देने पड़े, ठीक है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, माओ त्से-टंग एस्टैब्लिश द कम्युनिस्ट रूल इन 1949, जिसका ये माओ त्से-टंग ने पूरा फायदा उठाया और अपनी एक कम्युनिटी अलग से बनाई 1949 में, एट द एंड ऑफ अ रिवॉल्यूशन इन चाइना, ठीक है। जिसकी वजह से चाइना में ये रिवॉल्यूशन एक एंड हो गया। कम्युनिटी जो अलग अलग बन रही थी वो एक ये कम्युनिटी आई और वो जीत गई और अपना रूल उस पर जमा दिया, ठीक है। जिसकी वजह से बाकी सारी कम्युनिटीज जो छोटी छोटी थी वो क्या हो गई, वीक हो गई, और चाइना का ये जो रिवॉल्यूशन, कम्युनिटी रिवॉल्यूशन था, वो एंड हो गया, स्टॉप हो गया। द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। कोल्ड वॉर मतलब ऑब्वियसली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हारी हुई कंट्रीज थी वो जीती हुई कंट्रीज पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करेगी, पर वर्ल्ड वॉर 2 में सब लोग, सारी कंट्रीज इकोनॉमिकली इतनी वीक हो गई थी कि अब वो वॉर करने की कंडीशन में बची नहीं थी। तो कोल्ड वॉर चल रहा था, मतलब एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, ये कंट्री ऐसी है, ये कंट्री वैसी है, एक दूसरे को क्या करना, नीचा दिखाने की कोशिशें हो रही थी, जिसे क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 2 द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सुपर पावर्स, दैट इज अमेरिका एंड रशिया, ठीक है। एक्सिस नेशंस में कौन था, रशिया था, ठीक है, और एलिड नेशंस में क्या था, अमेरिका। दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, आमने सामने आ गए। ड्यूरिंग द वॉर बोथ दी नेशंस वेर फ्रेंड्स, तब फ्रेंड्स थे, बट आफ्टर दी वॉर द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन देम वेंट ऑन इंक्रीजिंग। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद एक दूसरे के ओपिनियन, अगर आप क्लास में बैठे हो, दो फ्रेंड्स की सोच ना मिलती हो, तो एक दूसरे से आप धीरे धीरे क्या करने लगोगे, झगड़ा पे, तू तो ऐसा ही करता है, मेरी बात नहीं मानता, ठीक है। वैसे ही रशिया और अमेरिका के बीच में होने लगा। Thus, the democratic America and the communist Russia became mutually opposite groups, ठीक है। डेमोक्रेटिक अमेरिका मतलब जैसे हमारी कंट्री में अभी है डेमोक्रेसी, अमेरिका बहुत टाइम से डेमोक्रेटिक है, ठीक है। और रशिया क्या है, कम्युनिस्ट, मतलब कि वहां पे क्या होते हैं, रूलर होते हैं, जैसे कि हम किंग बोलते हैं, वैसा डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों का कुछ भी नहीं चलता, जैसे उसके रूलर बोलते हैं वैसा ही करना पड़ता है। तो रशिया क्या है, कम्युनिस्ट है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, म्यूचुअली ऑपोजिट ग्रुप्स, मतलब वॉर की कंडीशन में नहीं आ गए, बट एक दूसरे के साथ बनता नहीं, ठीक है। नाउ अदर स्मॉल नेशंस ऑन द वर्ल्ड जॉइंड दीज 2 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। बाकी सारे जो छोटे छोटे नेशंस मतलब कंट्रीज थे वो अपने अकॉर्डिंग 2 ग्रुप में ज्वाइन होते गए, कि कोई कंट्रीज अमेरिका की सोच को अच्छा लगता था तो अमेरिका के साथ ज्वाइन हो गई, जिसे रशिया का अच्छा लगता था वो रशिया के साथ ज्वाइन हो गई। द वॉर ऑफ वर्ड्स एंड द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज दैट बोथ सुपर पावर्स इनिशिएटेड इन ऑर्डर टू सपोर्ट और ओपोज ईच अदर्स ओपिनियन। किसका वॉर चलने लगा, वॉर ऑफ वर्ड्स एंड वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज। शब्दों से एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, एक दूसरे की सोच को नीचा दिखाना, ऐसे वॉर होने लगा,
क्रिएटेड द एटमोस्फियर ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर मतलब हथियार लेके एक दूसरे के साथ नहीं लड़ रहे थे, पर फिर से वर्ल्ड क्या हो गया था, दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था, एक अमेरिका के साथ और एक रशिया के साथ। ठीक है, मेनी अ टाइम्स द सिचुएशन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर सीम्ड टू बी क्रिएटेड। इसकी वजह से कई बार तो ऐसा लग रहा था कि जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, पर अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस at the end of the First World War, the League of Nations was formed in order to establish world peace. But the fact that the World War II occurred meant that the League of Nations was a failure. First World War के बाद वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, बट वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स की लीग ऑफ नेशंस क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 on October 24th, 1945, the United Nations was established with the purpose of peace, security and coexistence in the world. जैसे लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस का ग्रुप बनाया गया। यूनाइटेड मतलब एकजुट हो जाना, यूनाइटेड नेशंस मतलब सारे नेशंस एक हो जाना। ठीक है, ऑब्वियसली सारे ग्रुप में जुड़े हुए रहेंगे तो एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करेंगे। ठीक है, अगेन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड पीस लाने के लिए, सिक्योरिटी लाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। हाँ, इट हेडक्वार्टर्स वाज टू बी इन न्यूयॉर्क। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग किसने किया था यूनाइटेड नेशंस का, अमेरिका ने। वैसे देखे तो अमेरिका हर तरफ से सिर्फ वर्ल्ड पीस ही चाहता था, वो वर्ल्ड वॉर 2 में भी ज्वाइन नहीं हुआ था। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 1 में भी हमने देखा था कि वो बाद में ज्वाइन हुआ था। सेम वर्ल्ड वॉर 2 में भी जब जापान ने अटैक किया उसके पर्ल हार्बर पर, तब वो ज्वाइन हुआ। अमेरिका पहले से कभी भी वॉर नहीं चाहता था। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद फिर से वो वर्ल्ड पीस लाना चाहता था, इसीलिए स्टार्टिंग उसने किया। तो ऑब्वियसली अपनी कंट्री से ही स्टार्ट करेगा, तो उसने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे होना चाहिए, न्यूयॉर्क में। ठीक है, अमेरिका's efforts to establish United Nations had already begun from the time it joined the Second World War. उसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज्वाइन करना पड़ा था, नहीं करना था फिर भी। उसी टाइम से वो सोच रहा था कि ऐसे यूनाइटेड नेशंस बनाएंगे और सारी कंट्रीज को एक साथ लेके आएंगे। ठीक है, The American President Roosevelt made 4 important announcements regarding freedom while giving his message to the American Congress with the intention of human freedom, peace and security. जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अमेरिका बहुत ज्यादा सालों से डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब जैसे हमारे में बोलते हैं ना लोकशाही, मतलब डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, लोगों के द्वारा चुने गए नेता लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो अमेरिका में ये रूल बहुत ज्यादा सालों से है। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है तो वो ओबियसली अपने लोगों की फ्रीडम के बारे में सोचते होंगे। ठीक है, तो अमेरिका यही चाहता था। क्या लिखा है देखो, द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट मेड 4 important announcements regarding freedom while giving his message to the American Congress. अमेरिकन कांग्रेस मतलब कि वहां की तब जो रूलिंग पार्टी थी वो। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे कांग्रेस है। कांग्रेस किसे बोलते हैं पता है, जब कोई कंट्री फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सबसे पहली रूलिंग पार्टी है वो कांग्रेस है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जब इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था, 15 अगस्त 1947। कल है संडे को, परसों है ना हमारा इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, कल, सॉरी, हाँ आज सैटरडे है, आई थॉट फ्राइडे है। ठीक है, 15 अगस्त को आता है बेटा, इतने सालों से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 15 अगस्त के दिन जो डे होगा उसी पे आएगा, डेट पे डिपेंड करता है, इट डजंट डिपेंड ऑन डे। ऐसा मुझे नहीं पता बेटा, होगा, चलो बस होगा।
तो वो सिर्फ अपने लोगों की क्या चाहता था, फ्रीडम चाहता था, अमेरिका। तो उसकी वजह से वहां का जो तब प्रेसिडेंट था रूजवेल्ट, उसने 4 अलग अलग अनाउंसमेंट किए थे टू द अमेरिकन कांग्रेस विद द इंटेंशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, पीस एंड सिक्योरिटी। ह्यूमन फ्रीडम मतलब कि लोगों की अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, पीस मतलब लोगों को शांति मिलनी चाहिए, एंड सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। उनकी क्या कौन से 4 अनाउंसमेंट थे देखो। फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, लोग अपनी तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी सोच किसी के सामने रख सकते हैं, उसकी उसे फ्रीडम है, ठीक है। वरना जब रूलर्स होते हैं, जो किंग्स होते हैं, उनके सामने लोग कुछ भी नहीं बोल सकते, अपने विचार तो रख ही नहीं सकते, जैसा वो लोग बोलते हैं वैसा ही करो, ठीक है। सेकेंड उसका अनाउंसमेंट क्या था, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। फ्रीडम ऑफ रिलीजियन मतलब जो इंसान जो भी चाहे वो रिलीजियन रख सकता है, ठीक है। किसी को किसी भी रिलीजियन को ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया नहीं जाएगा। इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब अपने घर को चलाने के लिए वो अपने तरीके से पैसे कमा सकता है। हाँ, उसकी जो इनकम होती है उसके ऊपर उसे कुछ इनकम टैक्स देना पड़ता है, बट वो अपने हिसाब से कोई भी सैलरी में अपनी तरीके से वो जॉब अटेंड कर सकता है, और अपने घर में पैसे लाने के लिए वो अपने हिसाब से बिजनेस कर सकता है, जॉब कर सकता है। उस पर कोई फोर्स नहीं किया जाएगा कि तुझे यही करना पड़े, ठीक है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे डर लगा तो ये काम नहीं किया, हमारी बात सामने नहीं रखी, हमारी सोच सामने नहीं रखी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आज ये 4 अनाउंसमेंट तक रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।